नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यहाँ पर हम पूरा एक्ट बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो एक्ट है पूरा आपको यूजीसी नेट कॉमर्स में बिल्कुल काम नहीं आएगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इस एक्ट की मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत एक समाज में, एक कंट्री में क्यों पड़ती है। जब भी हम देखते हैं कि कुछ कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको ठगा जा रहा है, उनको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उनसे गलत तरीके से पैसे ऐंठे जा रहे हैं या पैसों की काला बाजारी हो रही है, तो ये सब प्रैक्टिसेस जो हैं इनको हम अनफेयर प्रैक्टिसेस कहते हैं या इनको फ्रॉड की कैटेगरी में रखा जाता है। इन्हीं फ्रॉड और अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए एक कंट्री में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाए गए। और इंडिया में जो प्रोटेक्शन एक्ट पहली बार आया था वो था 1986 का एक्ट। और इसके बाद में कुछ समय के साथ में इसमें जो है चेंजेस करने पड़े, धीरे धीरे अमेंडमेंट्स होते गए और 2019 में डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि इसमें पूरा तरीके से चेंजेस करके और पूरा नया एक्ट बनाया जाए। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया हमारे फ्रेम में या हमारे पिक्चर में, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एक कंज्यूमर क्या होता है इस एक्ट के हिसाब से। एक पर्सन जो चीज़ें खरीदता है और खुद के लिए और या फिर किसी अपने जानकार अपने किसी और की ज़रूरत के लिए, यहाँ पर जो परचेज़ करता है और जो कंज्यूम करता है वो दोनों ही कंज्यूमर हैं। और या तो फिर सर्विसेज को जो हायर करता है और किसी और के लिए अगर भी हायर करता है तो भी वो कंज्यूमर कहलाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति, इसमें एक एक्सेप्शन ये है, अगर कोई व्यक्ति वस्तुओं का दोबारा रीसेल करने के लिए परचेज़ करता है तो वो कंज्यूमर नहीं है, वो एक बिजनेसमैन कहलाता है। तो यहाँ पर एक कैच है थोड़ा सा। और कंसिडरेशन का शब्द आपने यहाँ पर पढ़ा है, वो कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में कुछ। यानी कि अगर आप कुछ परचेज़ करते हैं तो बदले में आपने कुछ उसकी जो है प्राइस पे की होगी, वही कंसिडरेशन कहलाती है। इसके अलावा हम देखते हैं गुड्स क्या होती है। गुड्स की कैटेगरी यहाँ पर देखते हैं। इट कवर्स ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं जिनको मूव किया जा सकता है, वही वो सब इसमें आती हैं एक गुड्स की कैटेगरी में। और इसमें मनी को छोड़ के सब चीज़ें आती हैं, जैसे स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये सब चीज़ें एक गुड्स कैटेगरी में आती हैं जिसको हम सेल परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विसेज में क्या आता है। सर्विसेज में इट मीन्स सर्विसेज ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन मेड अवेलेबल to potential users and includes banking, financing, housing, insurance, entertainment, transport and others। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, इनकी जो सर्विसेज होती हैं ये भी इसमें इंक्लूड की जाती हैं। और सर्विसेज की कैटेगरी बहुत ही ब्रॉड है। और देखिए आप इसमें क्या क्या है, सब कुछ आ जाता है मेरे हिसाब से तो। इसके बाद हम देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कितने फोरम बनाए गए हैं जिनके थ्रू अगर आपको कंप्लेंट करनी है, कंज्यूमर को कंप्लेंट करनी होती है तो किन किन जगह पे जाके वो कंप्लेंट कर सकता है। तो यहाँ पर 3 टियर में देखा गया है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल फोरम बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट में एक एक ज़िले में होती है कोई फोरम बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और स्टेट में है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सबसे लोअर लेवल की फोरम होती है, उसके बाद स्टेट आता है, उसके बाद में नेशनल फोरम आती है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट से न्याय नहीं मिलता है, स्टेट से न्याय नहीं मिलता, तो आपको नेशनल लेवल पर जाना पड़ता है। और इसका डिवाइडेशन किसी मनी के रूप में किया गया है। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज उसकी प्राइसेस के हिसाब से इसका डिवाइडेशन किया गया है। इसको हम आगे देखेंगे कितने कितने प्राइस पर कितने कितने कहाँ कहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। सब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं, इस एक्ट के थ्रू कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। सबसे पहले आता है राइट टू सेफ्टी। एक कंज्यूमर को सेफ्टी का राइट है कि उसको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल सकें, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं और सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएँ, उसकी उसका राइट है ये। और उसकी राइट की सेफ्टी है। इसके बाद हम देखते हैं राइट टू चूज़। एक कंज्यूमर को चूज़ करने का, चॉइस करने का अधिकार है। वो जो चीज़ें हैं उनको खुद चूज़ कर सकता है इंडिपेंडेंटली, ये उसको राइट है। इसके बाद में तीसरा राइट है राइट टू इन्फॉर्म्ड। उसको पूरी इन्फॉर्मेशन का राइट है। अगर वो कोई चीज़ परचेज़ कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि इस जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई पैक्ड एक आइटम है, जैसे मैगी मान लीजिए, मैगी आपको अगर ख़रीदनी है तो उसमें पूरी डिटेलिंग होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन का जो उसको पूरा राइट है। इसके बाद हम देखते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। उसको पूरी एजुकेशन मिलनी चाहिए कि एजुकेशन की एक जो प्रोडक्ट है और सर्विसेज है उसकी क्या क्या जो
पॉइंट्स हैं उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, एजुकेशन उस पूरा एजुकेट होने का पूरा राइट है। इसके बाद में राइट टू बी हर्ड, उसको सुनने का राइट है। मान लीजिए आपको उसको कंप्लेंट करनी है तो उसको कोई सुनेगा, जैसे कोई कोर्ट है वहाँ पर उसको जाना है तो वहाँ पर उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। यही राइट टू हर्ड है, राइट टू बी हर्ड। इसके अलावा राइट टू सीक कंपनसेशन, अगर उसको कोई नुकसान हुआ है, किसी सर्विसेज या प्रोडक्ट के बिहाफ में, तो उसको कंपनसेशन पाने का अधिकार है, यानी कि भरपाई उसकी होनी चाहिए। अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। यह है राइट टू सीक कंपनसेशन। इसके अलावा एक कंज्यूमर के राइट्स तो ये सारे हैं ही हैं, और राइट्स के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कंज्यूमर के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और कंज्यूमर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अवेयर हो, अपनी जो परचेजिंग पावर है उसको अवेयर होकर करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी परचेज़ करते जा रहे हैं तो उसका उसका अगर उसको वो अवेयर नहीं है खुद से, तो वो अपने राइट्स को भी कंसिडर नहीं करेगा। और इसके अलावा थिंक इंडिपेंडेंटली, उसको एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद बनती है कि वो इंडिपेंडेंटली किसी के दबाव में आके कुछ ना सोचे, खुद से सोचे चीज़ों को। और स्पीक आउट, उसको एक राइट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज ज़रूर कराए। अगर उसको कोई दिक्कत हुई हो तो वो बोले समाज में, उसको फोरम के सामने रखे, कंप्लेंट ज़रूर करे, ये भी राइट है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और एक कंज्यूमर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर है इथिकल होना। इसी का एथिकल का मतलब यहाँ पर ये है कि वो ऐसा नहीं कि अपनी आपसी रंजिश निकालने के लिए किसी सेलर पर केस कर दे। उसकी ये राइट है कि वो जेन्युइन जो तरीका है, जेन्युइन जो अगर ग्रीवेंस उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए उसके साथ में गलत हुआ है, तभी वो अपनी जो कंप्लेंट है वो लिखाए और दर्ज कराए। और कंज्यूमर को ये राइट है उसका कि इथिकल, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इथिकली वो चीज़ें करे, रॉन्ग अपनी इंटेंशंस के साथ में कुछ चीज़ें ना करें। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की कंज्यूमर की बनती है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर खुद से फ़ाइन लग जाता है। अगर मान लीजिए आपने गलत कंप्लेंट करी तो उसके ऊपर कोर्ट खुद ही केस कर सकती है, और उसके ऊपर धोखाधड़ी का केस भी चल सकता है, और उसको कुछ मात्रा में पेनल्टी भी पड़ जाती है कई बार। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कंज्यूमर को किस तरह से फ़ाइल करनी चाहिए कंप्लेंट। सबसे पहले हम आपको टाइम पीरियड बताना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार यूजीसी नेट कॉमर्स में, कि एक कंज्यूमर को कुछ अगर उसने बाई परचेज सेल पर कुछ उसने परचेज़ किया, मान लीजिए सर्विसेज हायर करी या कुछ प्रोडक्ट परचेज़ किया, उसके विदिन 2 साल के अंदर उसको अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको 2 साल के अंदर 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 में अपनी कंप्लेंट करनी चाहिए, करने का राइट है। सो अपनी कंप्लेंट 2 साल के अंदर कर सकता है। इसके बाद में उसको एक डिक्लेरेशन लेटर लिखना पड़ता है, जिसमें वो सारी अपनी प्रॉब्लम्स और प्रोडक्ट की चीज़ों के बारे में बताएगी, फुल डिटेल्स लिखी होगी उसमें। इसके अलावा वो उसकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की जो डिटेलिंग है अपनी, वो रिसीट्स और बिल्स के बिहाफ पर बिल्स के माध्यम से उसमें उसको लेटर में इंक्लूड करेंगे। और जो कंप्लेंट है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, और यहाँ पर उसको लॉयर हायर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सब तरीके हैं। और जो आपका पूरा जो कंप्लेंट है उसके ऊपर जो डिस्कशन होगा वो 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ये इसमें टाइम पीरियड दिया गया है। स्पीडी तरीके से जो आपकी कंप्लेंट है वो कंसिडर करी जाएगी। और मैक्स टू मैक्स 5 महीने लगते हैं आपकी जो पूरा भी केस है चलने में। और ऐसा नहीं कि सालों साल चल रहा है, यहाँ पर 3 और 5 महीने दिए गए हैं, इसके ऊपर आपकी केस आपका नहीं चलेगा। तो ये कंज्यूमर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंसेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है आपकी ये पूरे लेक्चर की, तो आप इसको ध्यान से समझिए। और 86 वाले एक्ट और 2019 वाले एक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसकी हम यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। ये जो पिक्चर है ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपी थी और वहीं से मैंने उठाई है। और तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रेगुलेटर कौन सा है। जो पुराना वाला एक्ट था उसमें कोई रेगुलेटर, सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, लेकिन यहाँ पर सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, CCPA बनाई गई है। और ये सेंटर इंसॉर्डेंट यानी कि नेशनल लेवल पर बनाई गई है, रेगुलेटर का काम करेगी, रेगुलेट करेगी इसे पूरे एक्ट को। तो इसके अलावा कंज्यूमर को जो कोर्ट है, पहले जो कंप्लेंट होती थी कंज्यूमर कोर्ट में फाइल होती थी, और सेलर को डिफेंड करने का उसमें ऑफिस जो दिखे। पहले जो कंज्यूमर कोर्ट थी वहाँ पर अगर कोई कंज्यूमर पहले केस करता था, वहाँ पर देखा जाता था कि जो सेलर है उसके रेजिडेंशियल एरिया में वो फाइल करती थी किया जाता था जो केस था। लेकिन अब यहाँ पर कंज्यूमर को ही एक अच्छा तरीके से सहूलियत दी गई है
कि जो कंज्यूमर का जो रेजिडेंशियल एरिया है या उसका वर्क प्लेस है वहाँ पर वो कंप्लेंट कर सकता है अपने ग्रीवेंसेस के लिए। तो ये अच्छी बात है और सेलर्स के लिए थोड़ा नुकसान वाली बात है, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में किया गया है अच्छे तरीके से। तो ये डिफरेंस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट की लाइबिलिटी है, जो पहले लाइबिलिटी नहीं बनती थी, वहाँ पर प्रोडक्ट लाइबिलिटी को के लिए कोई पहले प्रोविज़न नहीं था। और कंज्यूमर कुड अप्रोच अ सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट। पहले कोई सिविल कोर्ट में जा सकता था लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाता था प्रोडक्ट की लाइबिलिटी के लिए यहाँ पर। लेकिन इस समय क्या हो गया, नए वाले एक्ट में कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाई प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ पर वो जो कंपनसेशन की मांग कर सकता है, पहले ये डिमांड नहीं कर सकते थे कंज्यूमर्स। इसके अलावा देखते हैं कि प्रिकॉशनरी जुरिडिक्शन क्या होता है। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो 86 वाले एक्ट में था और 2019 वाले एक्ट में, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है मेरे हिसाब से। पहले जो केस अगर कोई डिस्ट्रिक्ट फोरम में उसको केस करना होता था तो 20 लाख तक के जो अमाउंट के जो केसेस होते थे वो हो जाते थे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अब इसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि अब ज़्यादा केसेस होंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम में, यानी कि कंज्यूमर्स को ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि उसको नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पे भागना नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और इसके अलावा स्टेट लेवल पे जो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का डिफरेंसेस जो केसेस थे वो जाते थे, लेकिन यहाँ पर अब 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच के जो केसेस हैं वो स्टेट फोरम के पास जाएंगे। और नेशनल फोरम के पास में अब पहले 1 करोड़ के केसेस जाते थे, 1 करोड़ तक के, और 1 करोड़ से ऊपर वाले, लेकिन अब 10 करोड़ से ऊपर वाले नेशनल के फोरम में जाएंगे। तो ये बड़ा जो डिफरेंस है। इसके अलावा पहले वाले जो एक्ट था उसमें कोई प्रोविजंस ई कॉमर्स को लेकर नहीं था, क्योंकि उस टाइम ई कॉमर्स पिक्चर में नहीं था, डिजिटल की इकॉनमी इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। लेकिन अब यहाँ पर वक्त के साथ में इसको इवॉल्व किया गया है, जोड़ा गया है। और यहाँ पे ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स। यहाँ पर जितने ऑफलाइन वाले हैं उतना ही ऑनलाइन वाले भी केसेस रखे गए हैं और उनको भी इंक्लूड किया गया है इसमें पूरी तरीके से। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपको जानना कि ये क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीडिएशन को सेल्स बनाए गए हैं जो मीडिएट कर सकते हैं, मान लीजिए। और पहले इसकी कोई लीगल प्रोविज़न नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। यहाँ पर खुद कोर्ट जो है खुद मीडिएट कर सकती है कंज्यूमर और सेलर के बीच का जो कोई ग्रीवेंस है, अगर उनको बीच बराव करने की ज़रूरत पड़ती है तो कोर्ट कर सकता है ये चीज़ें। तो यही है मेन डिफरेंसेस के जो हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।